जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और दोस्त, अपनी इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पर। और साथ ही ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स नहीं है, ये आपके रिवीजन को बहुत बेहतरीन करने का और एकदम आपका एग्ज़ाम के लिए टू द पॉइंट कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके से बनने वाले या जिनके द्वारा बनने वाले क्वेश्चंस पर आपकी कमांड एकदम डायरेक्ट होनी चाहिए। उस सब को अचीव करने का हमारा एक प्रयास है, एक सम्मिलित प्रयास है जिसमें मैं और आप शामिल हैं। उम्मीद करूंगा उसी एनर्जी के साथ में साथी आप इसको करते होंगे। एक बार थम्स अप करके अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कीजिए और मुझ तक पहुंचाइए कि हाँ, मैं जो भरोसा कर रहा हूं अपने ऊपर या आपके ऊपर, या सम्मिलित रूप से हम एक दूसरे पर जो भरोसा कर रहे हैं हम उस दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये भरोसा हमेशा रहेगा और आप अचीव करके दिखाओगे दोस्त। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले पिछले सेशन के आपको साथी 5 क्वेश्चन के आंसर करने पड़ेंगे। फटाफट से आंसर करें। बिस्मिल्लाह खान जी को आपका पद्म विभूषण कब मिला था? तो 1980 में इनको पद्म विभूषण मिला था। और इनका अगर मैं भारत रत्न पूछूं तो क्या कहेंगे आप कहेंगे सन 2001 में शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। ए बैंड इन द रिवर, ये किसकी बुक है? वीएस नायपाल की बुक है। किसकी है? वीएस नायपाल की बुक है आपका। और पंचायतों की अवधि ये किस में है? 243 ई में है। आर्टिकल 243 ई में पंचायतों की अवधि बताई गई है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पेश हुआ था? तो आप कहेंगे भैया ये 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ। 4 जुलाई 1947 को ये पेश हुआ था। और तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है आपका दुशानवे। क्या राजधानी है इसकी? दुशानवे इसकी राजधानी है, ये आपको पता होनी चाहिए। स्कोर एक बार सारे दोस्त बता दें मुझे, दिखाएंगे शुभम भाई, स्कोर दिखाओ। बोलेंगे जी, एसएससी हनुमान 4 स्कोर है, यूवी 4 है, राज सहानी 5 है, नवीन सर का कीका 5 पर हैं, तानिया सिंह 5 हैं, टिंकू यादव 4 हैं और आपका गोविंद चौहान 4 हैं। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है नवीन सर का कीका, कीका शब्द जानते हैं आप सारे लोग किससे संबंधित है? हैं? एक मैंने हिस्ट्री की क्लासेस में बताया था आपको। लिखो जरा, कीका शब्द किन के लिए है? कीका के नाम से भारतीय इतिहास के कौन से महानायक हैं? इस भारतीय धरती पर जन्मे कौन से व्यक्ति हैं जिनको हम कीका के नाम से संबोधन करते हैं? ये आप सबसे हमारा प्रश्न है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जी, महाराणा प्रताप जी, महाराणा प्रताप जी, बहुत कमाल। बाणगंगा उत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? अब दोस्त कोई अतिरिक्त बात नहीं, पूरी एनर्जी क्लास में लगा दीजिए, एकदम फोकस होकर के फटाफट से पेन उठाइए, कॉपी उठाइए। बाणगंगा उत्सव आपका महाराष्ट्र का है, लेकिन कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है। कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है। और मुंबई में साथ ही आपका मालाबार हिल्स पर होता है। कहाँ पर होता है? मालाबार जो हिल्स है वहाँ पर साथी ये आपका आयोजित होता है। अगर आपसे पूछे कितने दिन का त्यौहार है तो 2 डेज का है। किस कौन से भगवान जी को समर्पित है? तो भगवान राम को समर्पित है। कब होता है आपका? जनवरी फरवरी में होता है। कब होता है? जनवरी फरवरी में होता है। खूब पूछा जाता है बाणगंगा उत्सव। अगर हम आपसे पूछे महाराष्ट्र के त्यौहार, अभी हमने नाम लिया महाराणा जी का, तो हम महाराष्ट्र से महाराणा जी के नाम से याद रखते हैं, क्योंकि महा शब्द आता है ना उसमें, महाराणा, महाराणा। तो महाराणा जी के लिए क्या बता रखा है मैंने? महाराणा जी कौन से किस पर बैठकर चलते थे? घोड़े पर। तो घोड़ा तो चेतक तो नीला था, लेकिन क्या बोलते? काला घोड़ा उत्सव। कौन सा? काला घोड़ा। काला घोड़ा जो आपका क्या बोलेंगे? काला घोड़ा कला उत्सव है। कला उत्सव है काला घोड़ा। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है। ये साथी आपका 1999 में शुरू हुआ था। कब? कब शुरू हुआ था आपका? 1999 में। और 9 दिन का होता है। कितने दिन का? 9 डेज का ये मनाया जाता है। काले घोड़े के अलावा और कौन सा? कैसे लगते थे वो घोड़े पे बैठे हुए? निराली लगते थे। निराले। निराली पूर्णिमा कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, निराली पूर्णिमा। क्या वो हाथी भी था उनके पास में? हाँ भैया, राम प्रसाद नाम का हाथी नहीं था। एलिफेंटा उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। एलिफेंटा उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। खंडोवा, खंडोबा उत्सव कहाँ पर मनता है? तो खंडोबा उत्सव भी यहीं का है। खंडोबा उत्सव भी यहीं पर होता है। कई बार पूछ लेगा नराली पूर्णिमा में किन की पूजा होती है? तो समुद्री देवता की पूजा होती है। किसकी? समुद्री देवता की। सी गॉड को पूजा जाता है, सी गॉड को। ओके। एक साथी यहाँ पर आपका मंगला गौरी भी होता है। हाँ जी, मंगला गौरी होता है जो न्यूली मैरिड होते हैं। न्यूली मैरिड का मतलब समझ रहे हो? नव विवाहित। क्या बोलोगे? नव विवाहित जो होंगे उनको मनाना चाहिए आपका महाराष्ट्र में। नव विवाहित आपका न्यूली मैरिड, मंगला गौरी। सुला फेस्ट,
सुला फेस्ट फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुला फेस्ट आपका, ये भारत का सबसे बड़ा वाइनयार्ड फेस्टिवल है। भारत का सबसे बड़ा वाइनयार्ड फेस्टिवल कौन सा है? सबसे बड़ा आपका वाइनयार्ड फेस्टिवल, सबसे बड़ा वाइनयार्ड फेस्टिवल वो यही है। महाराष्ट्र का न्यू ईयर आप मुझे बताएं, मज़ा आ जाएगा। महाराष्ट्र का न्यू ईयर कौन सा होता है? तो महाराष्ट्र का नव वर्ष होता है आपका गुड़ी पड़वा। क्या होता है? गुड़ी पड़वा होता है। और गुड़ी पड़वा कब मनाया जाता है आपका? ये महाराष्ट्र में नववर्ष के तौर पर। इसमें क्या होता है, आपका जो रेशम का कपड़ा होता है, यानी कि सिल्क का जो आपका क्लॉथ होता है, उसको साथी बांस की एक छड़ी में, बम्बू एक साथी स्टिक होती है, बांस की छड़ी में लपेटा जाता है, बांस की छड़ी में लपेटा जाता है उसको, सॉरी, बांस की छड़ी में उसको क्या होता है, लपेटा जाता है। और उसको लपेट कर उस पर फूलों की माला पहनाई जाती है। क्या पहनाई जाती है? उस पर फूलों की माला पहनाई जाती है। नेक्स्ट है, उस्ताद विलायत अली खान के उस्ताद हैं। विलायत अली खान ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं? ये शहनाई से हैं, मृदंगम से हैं, सितार से, या फिर बांसुरी से संबंधित है? भैया इनका संबंध है सितार से। किससे? सितार से। तो सितार का एक एक नाम आप मुझे बताओ। सबसे बड़ा नाम पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर भारत रत्न कब मिला? ईयर बताओ। परफेक्ट आंसर आना चाहिए, इतना सा भी चूक नहीं होनी चाहिए, इतना सा भी। पूरी क्लास आंसर करेगी, लगना चाहिए यूट्यूब को भी कि सही आंसर करने वाले सबसे ज़्यादा लोग यही हैं। अनुष्का शंकर की बात करें, इन्हीं की बेटी है अनुष्का शंकर। और इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो पत्नी थी, उनका क्या नाम था? इनकी पत्नी थी अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी। पहले क्या नाम था इनका? पहले नाम था इनका रोशन आरा खान। लेकिन इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? सुरबहार है। कौन सा है? सुरबहार है, सुरबहार है। और इनके गुरु कौन थे मुझे बताओ? पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? पंडित रविशंकर की बात कर रहे हैं, है ना, इनकी बात कर रहे हैं। पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे बताओ जरा? पंडित रविशंकर के गुरु थे अलाउद्दीन खान। और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? अलाउद्दीन खान कौन से वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं सरोद के लिए। किसके लिए? सरोद के लिए जाने जाते हैं, सरोद के लिए। अगर हम आपसे पूछे सितार के कुछ नाम हमको आप बताओ, सितार के कुछ नाम, जैसे कि हम बोल दें आपसे निखिल बनर्जी हैं, निखिल बनर्जी। एक नाम हम आपका लेंगे, निखिल बनर्जी हैं, निखिल बनर्जी हैं। और बताएं जी। निखिल बनर्जी हैं आपका, बहुत बढ़िया जी, निखिल बनर्जी ठीक नाम आपने बताया। और कोई नाम नहीं दिख रहा है आपकी तरफ से हमें। निखिल, बहुत बढ़िया। अरविंद पारिख एकदम से सही नाम आपने बताया है, अरविंद पारिख, बहुत खूब। अरविंद पारिक किससे हैं? आपका सितार से संबंधित हैं, ठीक है। हरशंकर भट्टाचार्य सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल। हरशंकर भट्टाचार्य का रिलेशन किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? हरशंकर भट्टाचार्य और आपका हरविंदर कुमार शर्मा। कौन? हरविंदर कुमार शर्मा। और अनुपमा भागवत, ये किससे संबंधित हैं? अनुपमा भागवत। तो अनुपमा भागवत का संबंध किससे है आपका? तो आप कहेंगे भैया इनका संबंध है आपका किससे? सितार से, सितार से। शहनाई की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए, इसमें नाम याद रख लेना। शहनाई में आपका हुसैन खान। कौन? हुसैन खान का संबंध किससे है? शहनाई से है। अली अहमद का संबंध किससे है? अली अहमद, तो वो भी आपका साथी शहनाई से हैं। और इकलौती शहनाई वादक कौन बताई थी? जो अकेली हैं शहनाई वादकों में, तो किसके नाम पर है वो? आपकी तरफ से नाम आना चाहिए। इकलौती शहनाई वादक कौन है? वो है बागेश्वरी कमर। कौन है? बागेश्वरी, बागेश्वरी, बागेश्वरी कमर। ये साथी इकलौती महिला हैं। कौन है? इकलौती महिला वादक हैं, इकलौती महिला हैं, जो किसके लिए जानी जाती हैं आपका? ये जानी जाती हैं शहनाई के लिए। किसके लिए? शहनाई के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े हुए हैं? रतन मोहन, क्या बोलोगे? रतन मोहन जुड़े हुए हैं मेवाती घराने से। किससे? मेवाती घराने से जुड़े हुए हैं। और इसी घराने से एक नाम याद रख लेना जो बार बार पूछा जाता है, पंडित जसराज। क्या बोलोगे? पंडित जसराज का संबंध है, पंडित जसराज का संबंध है। तलवंडी, आगरा घराने से एक नाम याद रखो, सबसे चर्चित है साथी आपका विजय किचलू। क्या बोलोगे? विजय किचलू का संबंध किससे है? तो वो आपका आगरा घराने से, आगरा घराने से। पटियाला घराने से नाम पूछे तो बोलना अली बख्श खान। कौन? अली बख्श खान का संबंध है आपका किससे? पटियाला घराने से, पटियाला घराने से, ठीक है। अब हम आपसे कुछ घरानों के संस्थापक पूछेंगे, जैसे कि आप मुझे बताओ जयपुर घराने के संस्थापक कौन है? जयपुर अतरौली के। तो जयपुर घराने के संस्थापक, कोई ऐसा एसएससी का एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछा जाता हो। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है? तो जयपुर अतरौली के हैं आपका अल्लादिया खान। कौन?
अल्लादिया खान है, अल्लादिया खान बहुत चर्चित नाम है, एसएससी कभी नहीं छोड़ती इस पर्सन को। जयपुर अतरौली घराना। किराना घराने के संस्थापक बताओ मुझे। किराना जो कैराना में यूपी मुजफ्फरनगर का किराना के हैं आपका कौन? अब्दुल करीम खान। कौन है? अब्दुल करीम खान है। अब्दुल करीम खान है किराना घराने के संस्थापक। ग्वालियर घराने के संस्थापक बताइए। ग्वालियर, ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? तो ग्वालियर के हैं हस्सू खान। हस्सू खान, आपका नत्थू खान, ठीक है, हस्सू खान और आपका नत्थू खान, इन दोनों लोगों को इकट्ठे संयुक्त रूप से जाना जाता है। इंदौर घराने के संस्थापक बताओ। इंदौर घराना, अब दौर नहीं रहा किसका? अमीरों का, उस्ताद अमीर खान। क्या बोलोगे? उस्ताद अमीर खान, उस्ताद अमीर खान। मेहर घराने के संस्थापक बता दो आप मुझे। मेहर घराना जो कि एमपी का है, कई बार तो स्टेट भी पूछ लेता है इनके, कहाँ का है? एमपी का। अलाउद्दीन खान है। कौन है? अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान ये किससे संबंधित है? ये मेहर हाउस से संबंधित है। मेहर घराने से इनका संबंध है। किससे है? मेहर घराने से इनका संबंध है। एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन मिलेगा यहीं से। कबड्डी जो जब कोई रेडर किसी डिफेंडर के शरीर के किसी हिस्से या उनके कपड़े के किसी हिस्से को छूता है तो इसको क्या कहा जाता है? जाता है ना कबड्डी 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 कबड्डी, और छू के वापस आ जाता है, तो उस छूने को क्या बोलते हैं? उसको कैच बोलेंगे, पकड़ना, या फिर टैग, उसको बोलते हैं टैग। क्या बोलते हैं उसको? टैग कहते हैं। रेड, रेड जब आदमी लेने जाता है, जरूरी नहीं वो छू के आए, तो रेड का टाइम होता है 30 सेकंड। पूछा जाता है कबड्डी में कितना? 30 सेकंड का, 30 सेकंड का टाइम होता है। अच्छा, वो 2 बार चला गया रेड देने और उसको कुछ नहीं मिला, तो तीसरे रेड पर उसकी क्या हो जाती है? डू और डाई कंडीशन बोलते हैं इसको। थर्ड रेड क्या होती है? किस रेड को कबड्डी में डू और डाई कहा जाता है? डू और डाई, तो आप कहेंगे ये थर्ड रेड में कहा जाता है। मुझे बताएं, जो कबड्डी का मैच होता है वो साथी कितनी देर का होता है? टाइम बताओ। कबड्डी के मैच का जो टाइम है वो कितना होता है? तो कबड्डी का जो मैच होता है वो होता है आपका 20 मिनट होगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक होगा और फिर 20 मिनट होगा, यानी कुल मिला के कितना हो गया? 40 मिनट का मैच होता है। कितने का? 40 मिनट का मैच हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन किसके लिए? मेल के लिए, मेल के लिए। और फीमेल के लिए क्या होता है? फीमेल के लिए 15 मिनट का मैच होगा, फिर 5 मिनट ब्रेक होगा और फिर 15 मिनट होगा, यानी फीमेल में कितनी देर का होगा? 30 मिनट का होगा, 30 मिनट का होगा। अगर मैं पूछूं मैदान की माप क्या होती है इसमें, बहुत बार पूछी जाती है मैदान की माप। कबड्डी के खेल में मैदान की माप होती है आपका 13 × 10, 13 × 10 मीटर होती है, 13 × 10 मीटर। ये किसके लिए? ये मेल के लिए, मेल के लिए। अगर पूछ ले कभी फीमेल के लिए कितनी होती है, तो फीमेल के लिए घटा दो इसमें से, 12 × 8 हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले जूनियर के लिए कितनी होगी, जो जूनियर होता है, जूनियर में भी कैटेगरी कौन सी? सब जूनियर, तो सब जूनियर के लिए माप हो जाती है 11 × 8, 11 × 8 हो जाती है। अब हम आपसे पूछेंगे, जर्नल कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 13 मीटर से पूछा जाता है, तो मैदान की माप हो गई 13 मीटर, और 13 का आधा कितना हो जाता है? 13 का आधा कितना हो जाता है? 13 का आधा हो जाएगा 6.5 मीटर, यानी कि ये टोटल कितना होता है? ये 6.5 मीटर आधा होता है, आधा होता है। अब इस आधे में 2 क्वेश्चन बनेंगे आपसे, तो ये तो हो गई आपका क्या? मिड लाइन हो गई। क्या हो गई? मिड लाइन होगी। मिड लाइन से इधर होती है आपका साथी, मिड लाइन से इधर होती है आपका, अगर हम इसको बोलें तो इसको बोलते हैं बॉक लाइन। क्या बोलते हैं इसको? BAULK, बॉक लाइन होती है, बॉक लाइन। तो ये मिड लाइन से कितना दूर होती है? पूछा जाता है मिड लाइन से बॉक लाइन की दूरी कितनी होती है? बॉक लाइन के बाद में होती है आपका, बॉक लाइन के बाद में होती है यहाँ पर बोनस लाइन। कौन सी होती है? यहाँ पर होती है बोनस लाइन। और ये जो खत्म हो रही है इसको हम बोलते हैं एंड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम एंड लाइन बोलते हैं, एंड लाइन। तो याद रख लेना, ये होती है आपका, जैसे ही 6.5 से इसको बांटेंगे तो 3.75, ये होती है 1 और ये होती है 1.75। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, ध्यान से देखना। एंड लाइन और एंड लाइन, आपका कबड्डी के मैदान में एंड लाइन और बॉक लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, ये आपको बताना है। एंड लाइन और बॉक लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर करें। बहुत बढ़िया भैया, 2.75 हो जाएगी। बहुत कमाल है, क्योंकि कहाँ से पूछ रहे हैं हम आपसे? एंड लाइन, और फिर बीच में बोनस आ गई, और बोनस के बाद में फिर आ गई आपका बॉक लाइन, बॉक लाइन। या ये भी पूछ लेगा आपसे, बोनस लाइन से मिड लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, तब क्या बोलोगे? अगर मिड से हम बोनस तक पूछ लें तो 3.75 में 1 जोड़ दो, तो ऐसे याद रखो 1.75 1, तो 2.75 हुआ, एक और बढ़ा दो क्योंकि हमको 6.5 पूरा करना है, तो ऐसे याद रखना 1.75 1 और आपका फिर कितना जोड़ देंगे आगे? 3.75, तो इस तरह से 6.5 बनेगा। ओके, ये याद रखेंगे। मैदान की माप हो गई। खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है?
बताओ जी। कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो इसमें खिलाड़ी होते हैं 7। और किस किस में होते हैं खिलाड़ी 7? एक तो नेट बॉल में होते हैं, नेट बॉल में होते हैं, और एक और होते हैं वाटर पोलो में। किसमें? वाटर पोलो में। इन दोनों में भी कितने होते हैं? 7 7 होते हैं। यहाँ पर होती है एक आपका लॉबी। तो लॉबी की चौड़ाई बताओ कितनी होती है? लॉबी की चौड़ाई, जो आपका हॉकी का मैदान है उसमें आपका जो ब्रेथ ऑफ लॉबी होती है वो कितना होती है? तो ब्रेथ ऑफ लॉबी होती है इसमें आपका 1 मीटर। क्या होती है? 1 मीटर होती है। अच्छा, कबड्डी के खेल में डुबकी किंग किसको कहा जाता है? डिप किंग, बताओ। कबड्डी में डुबकी किंग कौन है? कबड्डी में कबड्डी में डुबकी किंग किसको कहा जाता है? डुबकी किंग। तो डुबकी किंग बोलोगे, संन्यास लिया था हाल ही में, इसलिए पूछे जाएंगे आपसे प्रदीप नरवाल। क्या बोलोगे? प्रदीप नरवाल। आपका प्रदीप नरवाल आपका कब लिया संन्यास इन्होंने? बताओ जरा, कब संन्यास लिया भैया? पिछले कल ही लिया है, पिछले कल ही लिया है इन्होंने, 2 जून को, 2 जून को प्रदीप नरवाल। डुबकी किंग याद रखना, डिप किंग, डिप किंग इनको कहा जाता है। कबड्डी को पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये रहेगा कि एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो आप बोलेंगे इसमें भैया कबड्डी को शामिल किया गया 1990 में। और एशियाई खेल पहली बार खेले गए थे आपका, जो इनकी शुरुआत है वो हुई थी 4 मार्च 1951 से। कब हुई थी? 4 मार्च 1951 ये हुए थे आपका पहली बार। कहाँ पर हुए थे पहली बार कबड्डी के खेल? नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। और दिल्ली में फिर कब हुए थे इसके बाद में? 1982 में भी दिल्ली में ही हुए थे। 1982 में भी कहाँ पर हुए थे? दिल्ली में हुए थे। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो कबड्डी की अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, तो उसको जोड़ा गया 1990 में। कब जोड़ा गया? 1990 में जोड़ा गया। और इसमें फीमेल कैटेगरी के लिए कबड्डी को कब जोड़ा गया? फीमेल जुड़ी थी आपका 2010 में, 2010 में जुड़ी थी। ओके, आप जानते हो 2023 में आपका एशियन गेम्स हुए थे? जानते हैं इस बात को? 2023 में एशियन गेम्स, हाँ जी, कहाँ पर हुए थे बताना जरा। आप कहोगे भैया हांगझाऊ में हुए थे। कहाँ पर? हांगझाऊ में। हांगझाऊ बोले तो चाइना में हुए थे। कहाँ पर? हांगझाऊ अर्थात चाइना में हुए थे। तो वहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो भारत की मेल टीम है और फीमेल टीम दोनों ने, इंडिया की दोनों मेल और फीमेल टीम ने कौन सा मेडल जीता था बताओ? तो यहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्या बोलेंगे? गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा, एक 2025 याद रख लेना, 2025 जो ब्रिटेन में कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ। ब्रिटेन में क्या हुआ? कबड्डी का जो वर्ल्ड कप हुआ 2025 में, कबड्डी वर्ल्ड कप। उस कबड्डी वर्ल्ड कप में क्या रहा? विजेता रहा कौन आपका? विजेता रहा इसमें भी इंडिया। दोनों कैटेगरी में ही, दोनों कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी से मतलब है मेल भी और फीमेल भी, मेल भी और फीमेल भी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप मुझे बताएं इंटरनेशनल कबड्डी महासंघ कहाँ पर है? गजब सा आंसर आना चाहिए। इंटरनेशनल कबड्डी महासंघ कहाँ पर है? इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ये कहाँ पर है? इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ये किस जगह पर स्थित है? तो भारत में, भारत में स्थित है ये, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है? जयपुर में है, जयपुर में। 2004 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, अब मुझे बताओ कबड्डी का एक खेल होता है PKL, पूरा नाम बताओ इसका क्या है? प्रो कबड्डी लीग। क्या है? प्रो कबड्डी लीग की अगर हम बात करें, प्रो कबड्डी लीग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो प्रो कबड्डी लीग में साथी आपका इसकी शुरुआत कब हुई थी PKL की? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। क्या? 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे ज़्यादा बार इसका विजेता कौन है? ज़्यादा बार विजेता कौन है? सबसे ज़्यादा बार इसको किसने जीता है? तो पटना पाइरेट्स ने जीता है। किसने? पटना पाइरेट्स ने। अब हम आपसे पूछेंगे आज कौन जीतेगा बताओ? पटना पाइरेट्स ने। तो पटना पाइरेट्स ने इसको जीता है। और कितनी बार जीता है? 3 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 3 बार इसको पटना पाइरेट्स ने जीता है। बोलेंगे अभी फटाफट से। पटना पाइरेट्स ने इसको जीता है। बहुत बढ़िया, पटना पाइरेट्स ने, याद रखना इस बात को। ओके, अगली बात पर आएंगे, अगली बात पर। नेक्स्ट, स्थलाकृतिक नक्शे में रेल लाइन और टेलीफोन लाइन को किस रंग में दर्शाया जाता है? किस रंग में दर्शाया जाता है? बोलेंगे अभी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, एक क्वेश्चन है आपका, एक बार हमने एक क्लास में नोट करो, नोट करो फटाफट से। एक बच्चे का क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी जो वनडे इंटरनेशनल के लिए होती है, उसमें हमने विनर और रनर अप उल्टे लिख लिए थे एक बार, है ना? इसको थम्स अप करो जी भैया, हम करेक्ट कर लेंगे। उसमें हमने लिखा था विनर था विदर्भ, लेकिन विनर उसमें कर्नाटक है, तो कर्नाटक लिख लेना। हमने उसमें लिख लिया था कि उसको जीता आपका किसने? विदर्भ ने। लेकिन जीता किसने था? कर्नाटक ने जीता था विदर्भ को हरा करके। थम्स अप करें जी भैया, हम कर लेंगे उसको। ठीक है,
प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में देखना उस क्वेश्चन को अपने को, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में है वो क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आगे आएंगे। स्थलाकृतिक नक्शे में उस तरह की किसी भी भूल के लिए माफ करेंगे हमेशा, ठीक है, वो डेटा ओवरफ्लो हो जाता है। स्थलाकृतिक नक्शे में रेल लाइन को ब्लू से खींचा जाता नहीं भैया, ब्लैक से खींचा जाएगा हमेशा। किससे? ब्लैक से। ब्लू से तो होती हैं जो आपका लेक्स होती हैं, झीलें होती हैं, झीलें होती हैं, ठीक है। झीलें हो गई आपका, नदियाँ हो गई, या जल से संबंधित जो कुछ भी है, कुछ भी हाइड्रोग्राफिक है, वो ब्लू कलर में दिखेगा। रेड में क्या दिखता है? तो रेड में दिखती हैं आपका साथी, आपका जो सड़कें होती हैं, क्या, जो सड़कें होती हैं, जितनी भी लैंड ग्रिड्स होती हैं, रोड्स होती हैं। एक ब्राउन कलर होता है, भूरा रंग, इससे क्या दिखता है? इससे जितनी भी स्थलाकृतिक होती हैं, चट्टानें वगैरह, स्थलाकृतिक जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि टोपोग्राफिकल जो कुछ भी है, टोपोग्राफिकल जो कुछ भी होगा वो ब्राउन कलर से होगा। क्या होगा? ब्राउन कलर से होगा। अच्छा, मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं? मानचित्र पर दूरी, मानचित्र पर दूरी, मानचित्र पर दूरी जो है साथी आपका, वो किससे? मानचित्र पर दूरी आपका करवी मीटर से। किससे? करवी मीटर से मापते हैं मानचित्र पर दूरी, याद रख लेना इसको, है ना। कोई भी डिस्टेंस हमको मैप पर नापनी है तो करवी मीटर से नापेंगे। अच्छा, मानचित्र का अध्ययन क्या होता है? स्टडी ऑफ मैप्स। मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मैप्स। इसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? इसको भैया कार्टोग्राफी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कार्टोग्राफी इसको कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट है, फ्रीडम इन एग्जाइल की आत्मकथा, आत्मकथात्मक किताब है। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी बुक है? बताएं जी। फ्रीडम इन एग्जाइल ये जवाहरलाल नेहरू जी की है क्या? नहीं जी। क्या ये बराक ओबामा की है? आप कहेंगे नहीं। नेल्सन मंडेला की है? भैया ये दलाई लामा की बुक है, दलाई लामा की। अच्छा, दलाई लामा, मुझे बताओ इनकी और कौन कौन सी बुक है? वॉइस फॉर वॉइसलेस। क्या बोलोगे? ये अभी 2025 में लिखी इनकी, तो अब पूछी जाएगी, एसएससी पूछेगा इसी किताब को, इनकी किताब हमेशा पूछता है। वॉइस फॉर वॉइसलेस ये कब की है? 2025 की है, 2025 की है आपका, ठीक है। एन ओपन हार्ट किसकी है? एन ओपन हार्ट किसकी बुक है? इन्हीं की बुक है। जॉय ऑफ हैप्पीनेस किसकी है? जो इन्होंने लिखी थी, द बुक ऑफ जॉय, द बुक ऑफ जॉय, द बुक ऑफ जॉय। एक किताब और है इनकी इसी तरह की, बताइए जरा। द बुक ऑफ जॉय, द बुक ऑफ जॉय, द बुक ऑफ जॉय। एक किताब और है इनकी, अभी याद नहीं आ रही, जैसे आएगी बताएंगे। जॉय ऑफ हैप्पीनेस है ना, इनकी किताब है वो भी। एक मुझे बताओ, ये दलाई लामा भारत कब आए और कौन से नंबर के दलाई लामा आए? ये भारत आए आपका 1959 में। कहाँ रहते हैं इंडिया में, ये बताओ। 1959 में इंडिया में आए, और 1959 में जब ये भारत में आए थे, इसी समय इनको रमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिलना था। रमन मैग्सेसे से किस वर्ष मिलना था? 1959 में, लेकिन नहीं। फिर मिला कब इनको? 2023 में। कब मिला? 2023 में इनको रमन मैग्सेसे से मिला था। अर्थात कितने साल बाद मिला था? 64 वर्षों के बाद में। 64 वर्षों के बाद में इनको मिला था ये, इतने वर्ष लग गए, ठीक है। और इनको साथ ही आपका नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किस वर्ष में बताओ? नोबेल मिला था इनको 1989 में। और ये भारत में कहाँ पर रहते हैं? 14वें दलाई लामा है। दलाई लामा एक टाइटल है, ठीक है, 14वें दलाई लामा। ये रहते हैं भारत में धर्मशाला, जहाँ क्रिकेट का स्टेडियम भी है, HPC है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में क्या है? इनका रहन सहन है, ठीक है। 2025 में इनको एक और अवार्ड मिला, बहुत चर्चित। 2025 में इनको मिला गोल्डन मरकरी अवार्ड। क्या? गोल्डन मरकरी अवार्ड किसको मिला 2025 में? गोल्डन मरकरी अवार्ड। तो आप कहेंगे भैया ये दलाई लामा को मिला है। किसको मिला है? दलाई लामा को मिला है। ओके, दलाई लामा को। नेल्सन मंडेला जी की कौन सी किताब है साथी? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बोलो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी बुक है? तो ये है आपका, किसकी बुक है? नेल्सन मंडेला की बुक है। जवाहरलाल नेहरू आप जानते हो बुक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रख लेना, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई की है। एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये आपका नेहरू जी की है आपका। हाँ, लेटर्स फ्रॉम हिज फादर टू, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, ये भी इन्हीं की है। ओके, अच्छा इनकी बताओ मुझे, दलाई लामा ने, सॉरी, बराक ओबामा ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? बराक ओबामा बहुत चर्चित है। ए प्रॉमिस लैंड, ए प्रॉमिस लैंड किसकी है? ए प्रॉमिस लैंड ये आपका किसकी बुक है? बराक ओबामा की। और ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ड्रीम्स, MTS बहुत पूछता है इसको, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये किसकी बुक है? ये है आपका, किसकी? आपका बराक ओबामा की। इनकी वाइफ का नाम है मिशेल ओबामा, उनकी किताब का नाम क्या है? बी कमिंग। क्या नाम है? बी कमिंग उनकी बुक है, बहुत चर्चित है वो, बहुत चर्चित किताब है। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का जानकार था? अरबी, फारसी और बंगाली का जानकार कौन सा था? जॉन सोर था। जॉन सोर, इसको जानेंगे हम किसके लिए? जॉन सोर को अहस्तक्षेप की नीति के लिए। किसके लिए?
क्वेश्चन पूछा जाएगा अहस्तक्षेप नीति, यानी कि अहस्तक्षेप का मतलब समझ रहे हैं आप, क्या बोलोगे, नॉन इंटरवेंशन और नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी किसकी थी, नॉन इंटरवेरेंस नॉन इंटरवीन पॉलिसी, नॉन इंटरवीन नॉन इंटरवीन पॉलिसी और नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी किसकी है, वो जॉन सोर की है। कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है बताओ, कॉर्नवालिस को जाना जाता है स्थायी बंदोबस्त के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, मुझे बताओ साथी आपका किस ईयर का परमानेंट सेटलमेंट, तो ये कब का है, 1793 का है। किसका है, 1793 का। ओके, विलियम बेंटिक को कहेंगे क्या, जानकार नहीं भैया, वो है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। और अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर ही क्या आया था आपका, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट तो पूरा जानते हो आप, इसके टाइम पे आपका सुप्रीम कोर्ट वगैरह वो सब पता होना चाहिए आपको, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, वॉरेन हेस्टिंग्स को जाना जाता है रिंग फेंस की पॉलिसी के लिए। किसके लिए, रिंग फेंस की जो पॉलिसी है, रिंग फेंस नीति किसकी थी, तो वो हेस्टिंग्स की है, हेस्टिंग्स की है। अच्छा मुझे बताओ, दास प्रथा किसके समय पर खत्म हुई थी, दास प्रथा जो स्लेवरी है वो किसके टाइम पर खत्म हुई थी, तो वो खत्म हुई थी एलन ब्रो के टाइम पर। स्लेवरी को फिनिश कर दिया गया था एलन ब्रो के टाइम पर। अगर हम आपसे पूछें, जो प्रेस का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ प्रेस किसको कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ प्रेस किसको कहा जाता है, तो लिबरेटर ऑफ प्रेस, प्रेस का मुक्तिदाता है चार्ल्स मैडकॉफ। कौन है, चार्ल्स मैडकॉफ है आपका, चार्ल्स मैडकॉफ है, ये बात याद रख लेनी, चार्ल्स मैडकॉफ है। ओके, बैंटिक को किस घटना के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है बताइए, बैंटिक को, बैंटिक के समय पर कौन सा आपका एक चीज था जिसको साथी रेडिकेट किया गया था, तो वो था आपका, किसको उन्मूलन किया गया था, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, सती प्रथा का, सती प्रथा का, ठीक है। ओके, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, 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 क्या है इसमें, क्या देख रहे हो, सही बताओ, पीछे क्या था वो दिखाओ, बोलो जी। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, आंसर करें भैया। कर्जन, रिपन, मेयो और मिंटो के द्वारा। किसकी, मेयो की हत्या हुई थी, मेयो की हत्या कब हुई थी, 1872 में, 1872 में, 1872 में। और याद रखना, इसकी याद में कहाँ पर कॉलेज है, अजमेर में, अजमेर में मेयो कॉलेज है, अजमेर में मेयो कॉलेज कहाँ पर है, भारत में मेयो कॉलेज कहाँ पर है, तो वो अजमेर में है, याद रखना इसको, राजस्थान में स्थित है। ओके, एक इसको याद रखना, इसने कृषि विभाग की स्थापना की थी। एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किस वर्ष में भारत में स्थापित हुआ था, तो कृषि विभाग की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन 1872, 1872 में। और 1872 में ही क्या हुई थी, प्रथम अनियमित जनगणना, पहली जो साथी इर्रेगुलर सेंसस हुआ था, पहली अनियमित जनगणना किस वर्ष में शुरू हुई थी, तो वो भी मेयो के टाइम पर ही शुरू हुई थी, 1872 में। अच्छा, पहली नियमित जनगणना किस वर्ष शुरू हुई बताओ फटाफट से, भारत की जो साथी पहला रेगुलर सेंसस था, पहली रेगुलर, वो किसके टाइम पर और किस ईयर में की गई थी, परफेक्ट सा आंसर आया आप सब लोगों का, 1881 में रिपन के टाइम पर की गई थी। किसके टाइम पर, रिपन के टाइम पर की गई थी। तो हत्या हुई आपका मेयो। करजन को किस बात के लिए जाना जाता है, करजन को 4-5 चीजों के लिए याद रखते हैं। करजन, करजन को एक तो याद रखो 1898 से 1905 था ये। एक तो इसके टाइम पे आया राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा अधिनियम, जो स्मारक सुरक्षा अधिनियम था, एक सुरक्षा अधिनियम इसी के समय पर आया 1904 में। एक विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय पर आया था, कभी भी पूछे, यूनिवर्सिटी एक्ट किसके समय आया 1904 में, विश्वविद्यालय अधिनियम इसी के समय पर आया था। एक इसको जाना जाता है बंगाल के विभाजन के लिए, ठीक है, बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है, बंगाल विभाजन के लिए, बंगाल विभाजन के लिए, बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए इसको जाना जाता है। रिपन को किस बात के लिए जाना जाता है बताओ, रिपन को, तो रिपन आप कहेंगे 1881 में, इसके टाइम पर भैया, ये 1880 से 84 है रिपन, 80 से 84 तक कौन था, रिपन था। तो इसके समय की जितनी भी घटनाएं हुई, ठीक है, जैसे 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, जिसमें काम के घंटे तय किए गए थे, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इसी के समय पर आया आपका। इसी को क्या बोलते हैं हम, स्थानीय स्वशासन का जनक। किसका, जो लोकल गवर्नेंस का फादर है, स्थानीय स्वशासन का जनक, क्योंकि इसने क्या किया था ऐसा, स्थानीय स्वशासन का जनक इसको कहा गया क्योंकि इसने जितनी भी लोकल बॉडीज थी उन सबको इसने एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर दिया था, एक लोकतांत्रिक ढांचा दिया, लोकतांत्रिक ढांचा इसने उनको दिया था, याद रख लेना, है ना। और मेयो हो गया आपका, मिंटो हो गया। अच्छा आप मुझे बताओ, सर्वोपरि की नीति किसकी है, सर्वोपरि, पैरामाउंट सी,
सर्वोपरि की नीति किसने अपनाई थी? पैरामाउंटसी की पॉलिसी। ये आपका हेस्टिंग्स की है, लेकिन ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है साथी, याद रखना। ये 1800 आपका 23 तक रहा था। 1813 से लेकर के 23 तक जो आपका हेस्टिंग्स आया था, वो ये आपका क्या बोलोगे, ये उस आपका हेस्टिंग्स की है। पैरामाउंटसी पॉलिसी बोलते हैं उसको, सर्वोपरि नीति कहा जाता है, सर्वोपरि नीति। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन क्या लेटन है? आप कहोगे नहीं भैया, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को। किसको? रिपन को कहा जाता है। सहायक संधि वेलेस्ली की है, हाँ जी। सहायक संधि सबसे पहले किसके साथ हुई थी? 1798 में। बताओ जरा, सबसे पहले जो सब्सिडरी ट्रीटी को साइन किया गया था, सबसे पहले वो हैदराबाद में की गई थी। सब्सिडरी ट्रीटी कहाँ पर? हैदराबाद के निज़ाम ने की थी, हैदराबाद के निज़ाम ने। आपका स्टेट एबडक्शन पॉलिसी क्या है? ये डलहौजी की है, हाँ जी। और राज्य हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले कौन सा था बताना? सबसे पहले 1848 में किसको हड़पा गया था? सबसे पहले किसको हड़पा था इसने? तो सबसे पहले इसने हड़पा था सतारा को, महाराष्ट्र में। किसको? सतारा को। आप जानती हैं, फिर उसके बाद में झांसी, जैतपुर, उदयपुर, सबको। स्थाई बंदोबस्त क्या ये कार्नवालिस का है? हाँ जी। स्थाई बंदोबस्त के साथ में और किसके लिए जाना जाता है इसको? सिविल सर्विसेज के लिए। नागरिक सेवा के लिए भी इसी को जाना जाता है, नागरिक सेवा के लिए भी इसी को जाना जाता है। और साथ में आपका पुलिस सेवा के लिए भी इसको जाना जाता है, पुलिस सर्विसेज के लिए। पुलिस सेवा का जन्मदाता कौन है? तो वो यही है, पुलिस सेवा का जन्मदाता यही है आपका, ठीक है। कार्नवालिस को ही कहा जाता है, याद रख लेना। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पर साथी, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम आपसे। स्थानीय स्वशासन हो गया, एक क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। चलो आगे पूछेंगे, यहाँ बताओ आप। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करिए। क्लाइव को किस बात के लिए जाना जाता है? क्लाइव को, बेंटिक को, चार्ल्स मैटकॉफ को, या फिर कर्जन को? तो कर्जन तो बंगाल विभाजन के लिए, जो आपके लिए सबसे आसान हो उसको पकड़ा करो सबसे पहले। क्लाइव को साथी आपका, क्लाइव को बंगाल में दोहरे शासन के लिए। तो क्लाइव ने लगाया था दोहरा शासन, लेकिन इस जो साथी ड्यूअल रूल यानी डायरकी जिसको हम कहते हैं, जो द्वैध शासन था, इसको खत्म किसने किया था? द्वैध शासन याद रख लेना, हेस्टिंग्स ने खत्म कर दिया था। जो वॉरेन हेस्टिंग्स आया था ना दोस्त, हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया था? इसको खत्म कर दिया था, हेस्टिंग्स ने इसको खत्म कर दिया था। ओके। कर्जन को आप जानते हैं किस बात के लिए? बंगाल विभाजन के लिए। चार्ल्स मैटकॉफ आपका प्रेस से प्रतिबंध हटाया था इसने। और बेंटिक को जाना जाता है अंग्रेजी शिक्षा के लिए। और बेंटिक को किसके लिए? सती प्रथा के उन्मूलन के लिए, सती प्रथा उन्मूलन के लिए। एरेडिकेशन ऑफ सती सिस्टम, ये किसने किया था? इसी ने किया था, इसी ने किया था। ओके। एक चीज याद रखना, कर्जन को साथी औरंगजेब से तुलना किसने की थी? औरंगजेब बोलेंगे। औरंगजेब से तुलना किसने की थी कर्जन की? औरंगजेब से तुलना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बोलेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर थे, राजनीतिक गुरु थे, उनके राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और कर्जन को ही कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक, कि भाई ये बंगाल का विभाजन नहीं करता तो इतनी क्रांतिकारी घटनाएं हमारे देश में एकजुट नहीं होती। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक भी इसको कहा जाता है। उत्प्रेरक समझते हो? जो जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते होगे, जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, वो क्या होता है? कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है। तो ये भी क्या है आपका? कैटलिस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कैटलिस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इसको कहा जाता है। तो आंसर क्या बनेगा बॉस, बताइए जरा? CD, ए बनेगा ना? CD ढूंढ लीजिए, CD इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय कौन रहा था? एकमात्र यहूदी वायसराय भारत का, जो ये बता दे वो टॉपर है। रीडिंग देखो सबसे पहले कौन लिखेगा। एकमात्र यहूदी वायसराय, यहूदी वायसराय कौन था आपका? जो चैम्सफोर्ड के बाद में आया था। भाई चैम्सफोर्ड कब से कब तक था? देखो घटनाक्रम पता होना चाहिए दोस्त आपको। चैम्सफोर्ड को याद रखो, चैम्सफोर्ड कब से कब तक था? चैम्सफोर्ड था आपका 1916 से 1921। इस समय पे आपका जलियांवाला बाग हुआ आपका, या फिर खिलाफत आंदोलन हुआ आपका, या फिर अन्य जो कोई भी घटना इस समय पर हुई हो, ठीक है। इसके बाद में आया था आपका रीडिंग आया था 1921 से 26 आया था, 1921 से 26 आया था। और इसके बाद में आपका इरविन आया था, इरविन ये 26 से 31 आया था। ये 5-5 वर्षों के हैं। 26 से 31 आया था, याद रखेंगे। थम्स अप करो, एनर्जी भेजो, बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से आंसर करेंगे सारे लोग, आंसर आए तो क्या बोलेंगे? आपका रीडिंग हो जाएगा, आपका इरविन हो जाएगा। तो ये 5-5 वर्षों के एकमात्र यहूदी वायसराय जो है वो रीडिंग है, रीडिंग, और कोई नहीं था। बाकी सारे के सारे आपका ईसाई थे मैक्सिमम। क्या बोलेंगे आपका? बहुत बढ़िया।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? बोलेंगे सर साइंस की क्लास कब से स्टार्ट होंगी? बच्चों साइंस की क्लास स्टार्ट होंगी आपका जब सर और मैम लोग फ्री हो जाएंगे। अभी उनका कई कई क्लास चल रहा है ना, तो जब वो थोड़ा फ्री हो जाएंगे तो फिर उसको चलाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। नवीन भाई का पुलिस वाला अंकित, हरियाणा, ओहो कमाल। तो बोले जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अवधि कितनी होती है? तो 6 या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो जाए, ये मुख्य की है। अच्छा अन्य की कितनी होती है? फिर जो अदर होते हैं, अदर कितने होते हैं ये भी बताना। अदर 2 होते हैं क्योंकि इसमें 1+2 का स्ट्रक्चर है 1993 से। तो अदर जो होते हैं उनका होता है 662, 662। अच्छा इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो नियुक्ति इनकी अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति द्वारा, बाई प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन जो राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति फिर कौन करेगा? राज्य में, स्टेट में जो साथी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति हमेशा किसके द्वारा होगी? राज्यपाल द्वारा होगी, राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा। अच्छा इसको हटाना है, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है हमको, तो कैसे हटेगा ये? तो ये कैसे हटेगा? दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से हटेगा। किससे हटेगा बताओ? 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ ऑफ हाउसेस, बोथ ऑफ हाउसेस। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग, ये हमने आपको बताया, इसी क्लास में बताया है कि इसको 3 मेंबर कमीशन किस वर्ष में बनाया गया था? किस वर्ष में बनाया गया बताओ? 1993 में। 1993 में कर दिया गया, तो ये तो 1993 तो नहीं दिया हुआ, 1989 दिया हुआ, यानी पहली बार भी तो हुआ था 16 अक्टूबर 1989 को, 16 अक्टूबर 1989 को किया गया था। ठीक है, और 1990 से क्या कर दिया गया था? इसको 1 सदस्य में बदल दिया गया था कि भैया एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, अन्य कोई नहीं होगा। और फिर 1993 आपका 1993 से 1 अक्टूबर 1993 से क्या हो गया था? फिर से इसको 3 सदस्य कर दिया गया था, फिर से 3 सदस्य कर दिया गया। और वर्तमान में कितना है? 3 सदस्य है। तो इसके लिए पूछा जाता है कि वो समिति कौन सी थी जिसने इसके लिए सिफारिश की थी? तो समिति थी दिनेश गोस्वामी समिति। क्या बोलोगे? दिनेश गोस्वामी, निर्वाचन आयोग से संबंधित है दिनेश गोस्वामी कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। ठीक है, और फिर यहाँ पर याद रख लेना प्रथम आपके, प्रथम जो हमारे क्या बोलेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, प्रथम सीईसी कौन है हमारे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो प्रथम सीईसी हैं सुकुमार सेन। ठीक है, प्रथम सीईसी, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। एक महिला भी रही हैं, एक महिला, महिला पहली महिला कौन थी बताओ? एक महिला रही थी आपका, उनका नाम है वीएस रमा देवी, 1990 में रही थी। वीएस रमा देवी कब रही थी? 1990 में रही थी। और वर्तमान में कौन है, क्या आप बता सकते हैं? और कौन से नंबर के हैं ये भी आपसे यदि मैं पूछूं तो क्या आंसर आएगा? क्या बोलेंगे? बोलेंगे भैया फटाफट से आंसर करें, फटाफट से आंसर करें। तो क्या बोलोगे भैया? आपका वर्तमान में है 26वें, और 26वें कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार, ये आपका वर्तमान में है, वर्तमान में है। ओके, अब मुझे बता सकते हो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी किस डेट को हुई थी? खूब बताया मैंने आपको, बस डेट अक्ष नंबर लिख दो बस, मैं समझ जाऊँ कि हाँ तुम जबरदस्त हो। तो क्या बोलेंगे आप कहोगे भैया वो है आपके, बोलो भाई फटाफट से, बहुत शानदार, 25 जनवरी को, 25 जनवरी को, बहुत कुमार। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई आदर्श आचार संहिता कैसा प्रावधान है? जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप जानते हो ना चुनाव के समय पर क्या होता है आपका? आचार संहिता लागू हो जाती है, और आचार संहिता में क्या है, आप बहुत सारे प्रोविजंस पर जो है आपके रोक लग जाती है। तो क्या ये संवैधानिक है? नहीं जी, संवैधानिक नहीं। क्या विधिक है? नहीं जी। कार्यपालिका का आदेश है? नहीं जी। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें क्या होता है साथी आपका, ये राजनीतिक जल है, ये इसको बोलेंगे संवैधानिक प्रावधान नहीं है, संवैधानिक निकाय है। कैसा संवैधानिक निकाय होता है आपका? क्योंकि वो अर्धन्यायिक प्रोसेस में काम करता है। अब मुझे बताओ जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक राजनीतिक जो दल होते हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं वो कितने घंटे पहले, क्या बोलोगे कितने घंटे पहले? तो आप कहेंगे 48 घंटे पहले कोई मैनिफेस्ट जारी नहीं कर सकते। मैनिफेस्टो 48 घंटे पहले कोई भी घोषणा पत्र वो जारी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? आप हमें बताओ, कोई भी घोषणा पत्र वो जारी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। आप मुझे बताओ जैसे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं हमारे कि भाई इस क्षेत्र में ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, इस विधानसभा के, इस लोकसभा के, तो निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमांकन करता है वो कौन करता है? तो जो भी निर्वाचन क्षेत्र होंगे, कौन सा आपका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ तक पड़ेगा, तो ये सब डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा होता है, परिसीमन आयोग द्वारा होता है, परिसीमन आयोग द्वारा होता है, परिसीमन आयोग द्वारा होता है। मुझे बताओ वोट डालने की जो एज है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी? कब, किस वर्ष में?
ठीक है। वोट डालने के लिए एज, क्या बोलोगे, वोट के लिए जो एज चाहिए वो कितनी चाहिए, 18। पहले कितनी होती थी आपका, पहले होती थी 21, तो 21 से कर दी गई 18 वर्ष, कितनी, 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन से, तो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1988 जो लागू हुआ आपका कब, 1989 में। तो दोनों ही वर्ष इसके लिए दे दिए जाते हैं लागू, क्योंकि यहाँ पर हुआ था ये, ठीक है। चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होता है, ईवीएम का पूरा नाम लिखो, ईवीएम का पूरा नाम लिखो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, ओके। अब जो ये ईवीएम है साथी, ये पहली बार कब प्रयोग हुई थी, तो 1982 परूर विधानसभा है केरल की, कहाँ पर, परूर विधानसभा केरल में ये इस्तेमाल हुई थी 1982 में। परूर विधानसभा केरला में ये पहली बार इस्तेमाल हुई थी। इसी ईवीएम के साथ में आपका एक लगा होता है वीवीपैट, क्या लगा होता है, वीवीपैट, उसका पूरा नाम लिखो, तो वो होता है वोटर वेरीफाइएबल, सॉरी वोटर वेरीफाइएबल, वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, क्या होता है, पेपर ऑडिट ट्रायल होता है, ऑडिट ट्रायल। ये कब इस्तेमाल हुआ था पहली बार, तो ये पहली बार इस्तेमाल हुआ था आपका 2013 में। ये हुआ था नोक्सेन, नोक्सेन आपका निर्वाचन क्षेत्र में, कहाँ पर, नागालैंड में, नोक्सेन नागालैंड में ये इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। लेकिन कभी भी पूछे वीवीपैट पूर्ण रूप से पहली बार कहाँ पर लागू हुआ, तो गोवा में लागू हुआ था, कहाँ पर, गोवा में पहली बार पूर्ण रूप से कहाँ पर लागू हुआ, पूर्ण रूप से बताओ, पूर्ण रूप से वीवीपैट कहाँ पर लागू हुआ था, पूर्ण रूप से ये आपका गोवा में लागू हुआ था, कहाँ पर, गोवा में ये लागू हुआ था आपका 2017 से, क्योंकि वहाँ तो ये ट्रायल बेस पे था पहली बार, तो 2017। अच्छा, नोटा जानते हो, नोटा होता है चुनावों में, नोटा, इसका पूरा नाम लिखो, नोटा का पूरा नाम लिखो, क्या होता है नोटा, बोलो जी, नोटा क्या होता है, नन ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव होता है। तो नोटा पूछा जाता है विधानसभा चुनावों में होता है, हाँ जी, लोकसभा चुनावों में होता है, हाँ जी, कब से, 2013 से। क्या राज्यसभा चुनावों में भी नोटा होता है, हाँ जी, 2014 से, कब से, 2014 से राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। नन ऑफ द अबोव, क्या बोलोगे, नन ऑफ द अबोव होता है, बहुत पूछा जाएगा दोस्त, बहुत पूछा जाएगा। मुझे जरा एक बार बताओ, उत्साह के साथ में इकट्ठे थम्सअप मुझे दिखने चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की तरफ बढ़ते जा रहे हो साथी, स्टोर बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट मिल रहा है ना, बोलो भाई फटाफट से, ऊपर दिखाएं क्या बोला हमारे साथी ने। बहुत बढ़िया सर, आरपीएफ कांस्टेबल में 38 क्वेश्चन ठीक हुए। हाँ ये दोस्त आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत है, मेहनत, अच्छा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है अगर आप अच्छा नहीं पढ़ोगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस काल के लिए हैं, 2021-22 से 2025-26। तो अभी कौन सा आयोग आपका, 15वें वित्त आयोग, अभी तो 16वां चल रहा है, तो 15वें वित्त आयोग का आपका ये पिछला वाला पूछ रहा है 2021 से 26 तक। इसके अध्यक्ष कौन है 15वें के, तो इसके अध्यक्ष थे एनके सिंह। अरे बोलो जरा, 16वां भी आयोग आपका, 16वां भी आपका साथी नियुक्त हो गया या नहीं हो गया, आप कहेंगे हाँ जी। अच्छा, जो भी आपका दोस्त वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति द्वारा होगी। कितने वर्षों के लिए होती है, राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। किस आर्टिकल में इसका प्रावधान दिया हुआ है, तो आप कहोगे ये है आपका आर्टिकल 280 और 281। वहां पर भी क्या बताया गया है, इसको बताया गया है कि ये आपका क्वासी जुडिशियल है, यानी अर्ध न्यायिक है और एक सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी निकाय का मतलब एक एडवाइजरी बॉडी है। तो कभी भी पूछे वित्त आयोग कैसा, एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी है। और जो 16वां फाइनेंस कमीशन है आपका, 16th फाइनेंस कमीशन, 16वां जो वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष है अरविंद पनगडिया। कौन है, अरविंद पनगडिया है, अरविंद पनगडिया। अच्छा, अरविंद पनगडिया को आप कहाँ से जानते हैं, मुझे बताओ। जब हमारे देश में बना था ना नीति आयोग, तो नीति आयोग में क्या होते हैं, एक तो अध्यक्ष होते हैं, पर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बताना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है आपका पीएम। कौन होता है, पीएम। एक होते हैं इसमें सीईओ और एक होते हैं इसमें उपाध्यक्ष। तो याद रख लेना, ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं, नीति के पहले उपाध्यक्ष थे, क्या बोलोगे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के, तो वो अरविंद पनगडिया थे। कौन थे, अरविंद पनगडिया। अब हम आपसे पूछेंगे, मुझे बताओ पहला जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपका कौन, केसी नियोगी थे। कौन थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपका केसी नियोगी। क्या बोलोगे,
केसी नियोगी थे आपका, केसी नियोगी थे आपका, और साथ ही वो बने थे आपका 22 नवंबर 1951 में, 51 में, ठीक है। 22 नवंबर 1951 में आपका जो प्रथम इसके बने थे, ठीक है। लेकिन कार्य इन्होंने शुरू किया था अगले वर्ष अप्रैल से। कब से कार्य इनका शुरू हुआ था? अगले वर्ष से। तो पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था, ठीक है। बाल्टिक गणराज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बाल्टिक गणराज्य से मतलब है जो यूएसएसआर से अलग हुए। जैसे मैं आपसे पूछूं, यूएसएसआर था ना आपका, जो सोवियत संघ था, वो कब टूटा था? सोवियत संघ कब टूटा था? वर्ष बताओ। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, जो सोवियत संघ था यूएसएसआर, साथी सोवियत संघ था यूएसएसआर जिसको हम कहते थे यूएसएसआर, आज इसके बारे में जानना है ना। यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था वो कब हुआ था? यूएसएसआर का विघटन हुआ था आपका 1991 में। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और वहां से जो बाल्टिक गणराज्य निकले वो थे एस्टोनिया, एक तो एस्टोनिया था, एक आपका लातविया था, और एक था लिथुआनिया। लिथुआनिया, ये तीन है। कौन? लिथुआनिया। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? लिथुआनिया हो जाएगा, लिथुआनिया। बताइए जी कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बताओ फटाफट से। ऑप्शन ए एंड डी, डी 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 अर्थात एक और तीन, एक और तीन। क्या बोलेंगे? कौन शामिल नहीं है, यानी एक शामिल नहीं है और तीन शामिल नहीं है, ठीक है। तो एक और तीन सही हो जाएगा, एक और तीन ये शामिल नहीं है। ओके, अब हम आपसे पूछेंगे, जैसे हॉर्न ऑफ अमेरिका आपने सुना होगा। हॉर्न, हॉर्न मुझे बताओ फटाफट से। अमेरिका नहीं, सॉरी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न और अफ्रीका में कितने देश शामिल है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। जो अफ्रीका होता है ना आपका, उसका कॉर्नर निकला हुआ है इधर हॉर्न की तरह, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें चार शामिल है आपका, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। कौन सा? सोमालिया है आपका इसमें, एक तो सोमालिया है, एक जिबूती है, इसमें जिबूती कंट्री है। आप देखना अफ्रीका के मैप को, उसमें चार अलग से निकले होंगे। इथियोपिया है, इरिट्रिया है। क्या है? इथियोपिया और इरिट्रिया, इरिट्रिया, ये चार कंट्री किसको बनाती है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका को बनाती है, इरिट्रिया। ओके, अब जैसे हम आपसे पूछ लें, स्वर्णिम अर्धचंद्र किन देशों को कहा जाता है? स्वर्णिम अर्धचंद्र यानी कि आपका गोल्डन सेमी मून में कौन कौन सी कंट्री होती है? गोल्डन सेमी मून में अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है और आपका ईरान आता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान आता है। ओके, एक साथी आपसे पूछेगा बैनीलक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है? बैनीलक्स, तो बे से क्या हो जाता है इसमें आपका? बेल्जियम, नी से नीदरलैंड, क्या बोलोगे? बेल्जियम हो जाता है इसमें, नीदरलैंड हो जाता है, नीदरलैंड हो जाता है, और लक्स से क्या हो जाता है? लग्जमबर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? लग्जमबर्ग हो जाता है, लग्जमबर्ग हो जाता है। क्या होता है? बेनीलक्स, तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग हो जाता है, लग्जमबर्ग हो जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर। एक और दो होगा ना इसमें, एक और दो। अरे नंबर नहीं लिखा हुआ उल्टा सीधा, एक ये तीसरा दिया हुआ है, ऐसे दूसरा, इधर नंबर देखो, इधर नंबर देखो ना, कौन से नंबर डले हुए हैं। ओए तुम अपने आंखों पे शर्म का पर्दा ओढ़ के देख रहे हो क्या? बताओ जी, क्या बोलोगे? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच में है। आप कहेंगे नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच में सेम रेड क्लिफ है। भाई बांग्लादेश तो पाकिस्तानी था ना पहले, पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान दो तरफ था, एक तो वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान, दोनों तरफ रेड क्लिफ थी। तो ये बात गलत हो गई। तो डूरंड किस किस के बीच में? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, जो 1896 में खेली थी हम ना। 1893 अलग हुआ, 96 में फिर इस लाइन को पूरा कर दिया गया। आप मुझे बताओ मैकमोहन किस किस के बीच में है? भारत और चाइना के बीच में है, भारत प्लस चीन के बीच में है, भारत और चीन। मैन रहीम बताओ, मैन रहीम लाइन किन किन दो कंट्रीज के बीच में है? मैन रहीम, मैन रहीम लाइन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? तो मैन रहीम आप बोलोगे, वो मैन रहीम है आपका, एक तो मैन रहीम, एक तो रूस और फिनलैंड के बीच में, रूस और फिनलैंड के बीच में, रूस और फिनलैंड के बीच में आपका मैन रहीम, ठीक है। एक हमें बताओ 17th पैरेलल लाइन किसके बीच में है? 17th पैरेलल, 17वीं जो समानांतर रेखा है, तो 17वीं समानांतर रेखा है आपकी उत्तर वियतनाम और आपका मैंने नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, दक्षिण वियतनाम के बीच में है, ठीक है। एक 20वीं समानांतर रेखा बताओ किसके बीच में? 20वीं जो पैरेलल लाइन है, 20वीं पैरेलल लाइन है सूडान और लीबिया के बीच में,
सूडान, और सूडान के साथ में दूसरा देश कौन सा है? लीबिया। अब एक देश मैं बताऊंगा और दूसरा तुमको बताना है। मुझे बताओ, 31वीं समानांतर रेखा इराक और किसके बीच में है? इराक और दूसरा देश कौन सा है? इराक और ईरान के बीच में, इराक और ईरान। अब बताओ, 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? उत्तर कोरिया और, उत्तर कोरिया और दूसरा देश कौन सा है उत्तर कोरिया के साथ में आपका? तो भैया साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। 49वीं बताओ, यूएसए और किसके बीच में है? 49वीं जो साथी पैरेलल लाइन है वो किस किस के बीच में? यूएसए एंड कनाडा। क्या बोलोगे? यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का नाम, सूर्योदय का देश जिसको बोलते हैं, लैंड ऑफ सनराइज, नॉर्वे को कहा जाता है या जापान को? भैया जापान को कहेंगे, जापान को। इसको उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है, उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश समझे, लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूर्य का देश भी इसको कहा जाता है, उगते सूर्य का देश, या इसको निप्पन भी कहा जाता है, निप्पन, ठीक है, निप्पन। फिनलैंड को किसकी भूमि बोलते हैं? बोलो, आपका बोलो, लैंड ऑफ लेक्स, इसको हजारों झीलों, आपका लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी इसको कहा जाता है, झीलों की भूमि। किसकी? झीलों की भूमि भी, हजार झीलों की भूमि भी इसको कहा जाता है। ब्रिटेन को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन को, ये डूबते सूर्य का देश है। क्या बोलोगे? ये डूबते सूर्य का देश है, डूबते सूर्य का, ठीक है, डूबते सूर्य का देश है। और नॉर्वे को क्या बोला जाता है? अर्धरात्रि का सूर्य, ठीक है, अर्धरात्रि का सूर्य, अर्धरात्रि का सूर्य कहा जाता है, सन ऑफ, सन ऑफ, क्या बोलेंगे अर्धरात्रि को? अरे आधी रात को क्या बोलेंगे? सन ऑफ मिडनाइट, सन ऑफ मिडनाइट इसको कहा जाता है। अब आप हमको बताओ, आपका कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ, कॉकपिट ऑफ यूरोप, जैसे जहाज में कॉकपिट बाहर की तरफ निकला होता है, ऐसे यूरोप के मैप में कौन बाहर की तरफ निकला हुआ है? वो है भैया आपका बेल्जियम। क्या बोलते हैं उसको? बेल्जियम कहते हैं। हिंद महासागर का मोती किसको कहते हैं? पर्ल ऑफ हिंद ओशियन। हिंद महासागर का मोती किसको कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन, तो वो है आपका श्रीलंका, ठीक है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान, प्लेग्राउंड ऑफ, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, ये किसको कहा जाता है? तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप बोलते हैं स्विट्जरलैंड को। किसको? स्विट्जरलैंड को। भैया जी मन मन में बोला करो, दीदी मन मन में बोला करो। प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं? थर्स्टी लैंड किसको कहा जाता है? थर्स्टी लैंड, प्यासी भूमि का देश, बताओ जी, थर्स्टी लैंड किसको कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश होता है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया। साउथ का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? दक्षिण ब्रिटेन किसको कहा जाता है? दक्षिण ब्रिटेन किसको कहा जाता है? साउथ ब्रिटेन कहा जाता है आपका न्यूजीलैंड को। किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा, बाउल ऑफ शुगर किसको कहा जाता है? उसी को कहते हैं जो है आपका एंटिलीज का मोती, पर्ल ऑफ एंटिलीज, एंटिलीज का मोती जिसको कहते हैं, एंटिलीज का मोती। तो एंटिलीज का मोती स्टैटिक जीके के फैक्ट है, बहुत पूछे जाते हैं। ये किसको? क्यूबा को कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। नहरों का देश बताओ, आपका कंट्री ऑफ कैनल्स, नहरों का देश वो है आपका पाकिस्तान। नहरों का देश कौन सा है? वो पाकिस्तान है। नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? बताओ, नील नदी का वरदान, बून, नील नदी, ब्लेसिंग ऑफ नील रिवर, नील नदी का वरदान, ये कहा जाता है आपका मिस्र को कहा जाता है। किसको? मिस्र को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं आपका भूटान को। किसको कहा जाता है साथी? आपका भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं? आपका भूटान को कहा जाता है। ओके। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा श्वेत नील और नील नदियों के संगम पर अवस्थित है? संगम पर अवस्थित है, ठीक है। कौन सा है जो दोनों पर अवस्थित है?
दोनों पर अवस्थित है, वो है खार्तूम, पोर्ट सूडान, जुबा या ओमडुरांग। तो क्या बोलेंगे भैया जी, वो खार्तूम है। क्या है? खुर्तुम। किसकी राजधानी है खार्तूम? किस देश की राजधानी है? तो सूडान की राजधानी है, सूडान की राजधानी है। और जितने भी दोस्त आपका एसएससी एग्जाम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम्स, ठीक है, एसएससी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, टारगेट बैच किस डेट से शुरू हो रहा है, एक बार बताओ अगर आपको पता हो, क्योंकि वीडियो बना दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। टारगेट बैच 5 जून से शुरू होगा। और मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ, कोई कोई साथी इसको इसलिए ज्वाइन कर लेगा, उसको लगेगा कि यार एकदम बेसिक से आराम से करेंगे। तो ये साथी क्या होगा, जो टारगेट बैच आपका 5 जून से शुरू होगा, तो इसमें क्या होगा, ओनली एग्जाम बेस्ड चीज़ें होंगी। इसीलिए बताना जरूरी है ताकि आप कुछ एक्सपेक्टेशंस इसमें रखें। ओनली एग्जाम बेस्ड, ठीक है, जो आपका टू द पॉइंट सिर्फ आपका, और ये फास्ट मोड में होगा, फास्ट मोड, फास्ट मोड में, क्योंकि अभी एसएससी के लिए एग्जाम्स के लिए उतने दिन नहीं बचे हुए हैं। तो आप जैसे अपनी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, 5 जून, ओके ठीक है, ठीक है। कब से एग्जाम बेस्ड चीज़ें इसमें होंगी, एक बार थम्स अप कर लें जी भैया, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। एग्जाम बेस्ड का मतलब एक आपका क्या बोलेंगे, थोड़ा तीव्र तरीके से, ऐसा नहीं कि भाई आराम से कर रहे हैं तसल्ली से, है ना, तेज, एक आपका फर्स्ट फॉर्मेट में होंगी थोड़ी सी, ओके। कौन सा भाई आज हमारा टास्क रहेगा, ऐसे 3 4 5 6 टॉपिक है हमें आज क्लियर करने हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए, और बाय पीडीएफ होगा। बाय पीडीएफ का मतलब बस आपको अवेयर रहना है, या कोई बुक वगैरह आपको ले लेनी है, या नोट्स आपके पास है वो ले लेना। हाँ, आज भैया मैं एक दिन में 5 6 टॉपिक ये मेरे हो जाएंगे, इस तरह से करेंगे, ओके, समझ गए? आगे आएंगे। नगरों में कौन सा श्वेत नील और नील नदी के संगम पर स्थित है? तो खार्तूम हो गया आपका, खार्तूम। मुझे बताओ पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस किस नदी के किनारे है बताओ जी? सीन रिवर के किनारे है, सीन नदी के किनारे। लंदन बताओ फटाफट से किस रिवर के किनारे है? तो लंदन है आपका टेम्स रिवर के किनारे। किसके? टेम्स रिवर के किनारे। बर्लिन बताओ किस रिवर के किनारे है? तो बर्लिन है आपका स्प्री नदी के किनारे, स्प्री नदी के किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क है आपका हडसन नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे। पर्थ किस रिवर के किनारे है? तो पर्थ है आपका स्वान रिवर के किनारे। किसके? स्वान रिवर के किनारे। सिडनी बताओ किस रिवर के किनारे है? सिडनी है आपका डार्लिंग रिवर के किनारे, डार्लिंग रिवर के किनारे। और अगर आपको ये समझ में ना आए ना भैया क्लास कैसे होंगी, नहीं समझ में आया अभी भी, तो आप फिर एक बार डेमो देख लेना 3 दिन, है ना, रंगून इरावती। तो उसमें टीचर्स लोग जो भी हैं आपको समझा देंगे कि भाई किस तरह से आपको कंटेंट डिलीवर होगा। जैसे कि हम स्टैटिक जीके का क्लास कर रहे होंगे, आपका 20 दिन में हमको स्टैटिक जीके उसमें कवर करनी है, तो वो कर रहे होंगे हम आपको, क्योंकि ठीक रहता है ना यार, ऐसे नहीं कि मतलब झूठा कुछ भी प्रॉमिस कर दो बच्चे से, नहीं इसी से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तो वो क्लियर एंड कट एंड क्लियर विजन होना चाहिए आपको, है ना, हमेशा। भाई ये चीज़ें ऐसे प्रोवाइड होंगी, ऐसे नहीं कि बच्चों से बस पैसा ले लिया किसी भी तरीके से, हाँ सब कुछ हो जाएगा। तो वो अगर उस माइंडसेट के लिए बच्चा तैयार है कि हाँ मेरी बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं और मैं आपका फाउंडेशन से पढ़ रहा हूँ, वो मेरी बेसिक चीज़ें क्लियर है, अब मैं एक फास्ट मोड पर अपने रिवीजन को कर सकता हूँ। और आपका फास्ट मोड पर, या मैंने थोड़ी पहले तैयारी की हुई है, बेसिक चीज़ें मैं समझता हूँ, और अब थोड़ा जो है मुझे, अब क्योंकि समय कम है ना, तो वो समय की डिमांड है, और उन बच्चों की डिमांड है कि भाई हमको वो भैया कुछ करा दो। नहीं तो फिर वो ये है कि बच्चा अपनी तरफ से कहीं ना कुछ फिर वो अपने तरीके से अरेंजमेंट करेगा। तो क्यों ना उतने समय में अगर वो कहीं और अरेंजमेंट के लिए जाएगा, तो हम ही क्यों ना करा दें उसका वो अरेंजमेंट। तो इसलिए है ये, ओके। तो याद रखेंगे रंगून, भारत के जितने भी शहर हैं उन सब की नदी की आपको याद है? उन सब की नदी याद है? जैसे मैं एक रिवर पूछूं आपसे, जो इसको बता दे बुडापेस्ट किस रिवर के किनारे है? बुडापेस्ट किसकी राजधानी है ये भी आपको बताना है। तो बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। किसकी? हंगरी की राजधानी है। और किस रिवर के किनारे है? ये डैन्यूब नदी के किनारे है। किसके? डैन्यूब नदी के किनारे है, डैन्यूब रिवर के किनारे है, हंगरी की राजधानी है जी। बहुत शाबाश, आगे आओ। एक खुदरा प्रतिष्ठान है जो डिपार्टमेंट स्टोर और एक ग्रोसरी सुपरमार्केट, जहाँ घर वगैरह का ये सामान मिल जाता है, इसको एक साथ जोड़ता है, तो इसको बोलते हैं भाई खुदरा का मतलब क्या है? जहाँ पे चीज़ें रिटेल में मिल जाती हैं, 2 रुपए की टॉफ़ी भी लेनी है खरीद लो। और आपका एक ग्रोसरी सुपरमार्केट, इन दोनों को जोड़ दें भाई, वहाँ पर आप 2 रुपए की चीज़ भी ले सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि भाई थोक की दुकान है वो, बहुत थोक समझते हो ना आपका, भाई जब इकट्ठे एक साथ आपका क्या बोलेंगे, एक साथ आपको चीज़ें खरीदनी पड़ती हूँ, एक साथ चीज़ें खरीदनी पड़ती हूँ, है ना, तो क्या बोलेंगे उसको? तो ये क्या है? खुदरा, रिटेल भी, और ये भी। इसको बोलते हैं हाइपर मार्केट। जैसे आज वाले आपने देखे होंगे वर्तमान में भी जितने भी सुपर मार्ट है, जितने भी, अच्छा हो गया नेक्स्ट, सुपर मार्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित नहीं है? जिसको ईपीएफओ,
ईपीएफओ पता है आपको? ईपीएफओ फुल फॉर्म लिखिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ओ अगर लग जाए तो क्या बोल देंगे? ऑर्गेनाइजेशन, और हो जाएगा। तो ईपीएफओ कब स्थापित हुआ था? ईपीएफओ का एग्जाम यूपीएससी कराता है। आप में से बहुत सारे लोग जब फॉर्म आए तो देना, अच्छी जीएस पूछी जाती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, क्या बोलोगे? ईपीएफओ का कहाँ पर है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ईपीएफओ का गठन हुआ था 4 मार्च 1952 को। इसी के लिए तब एक्ट भी आया था 1952 में। एक्ट भी पूछे तो कब आया था इसका? 1952 में एक्ट आया था, 1952 में इसका एक्ट आया था। ओके, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इसके द्वारा मैनेज नहीं होता? क्या ये ईपीएफ को, इसी को तो मैनेज करने के लिए ये है। कर्मचारी पेंशन योजना, ईपीएस की अगर हम बात करें, क्या बोलोगे? एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम जो होती है, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा, बिल्कुल इसको बोलेगा एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस को। कर्मचारी राज्य, ये राज्य सरकार द्वारा होगा, ठीक है, ये राज्य सरकार द्वारा होता, राज्य सरकार द्वारा। ये नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय, जैसे आप जॉब में जाओगे तो आप रिटायरमेंट हो गए, तो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि, नियोक्ता समझ रहे हैं आपका? किसको? आपका एम्प्लॉयर, जिसकी जहां पर आप जॉब कर रहे थे, और जो आप कौन थे वहां पर? एम्प्लॉय, और जो जॉब दे रहा था वो एम्प्लॉयर को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? कर्मचारी को दी जाने वाली राशि, तो उसको ग्रेचुइटी बोलते हैं, ग्रेचुइटी। उपदान उसको कहा जाता है, और इसके लिए होता है उपदान समुदाय एक्ट। क्या बोलोगे? उपदान, सॉरी, इसके लिए होता उपदान संदाय संदाय अधिनियम। उपदान संदाय अधिनियम ये किस वर्ष में आया था? याद रखना, ग्रेजुएटी, क्या बोलेंगे इसको? ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी संदाय बोलेंगे पेमेंट। ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट कब आया था? ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट आया था आपका 1972 में, 1972 में। अच्छा, कितने साथी बता सकते हैं पेंशन के लिए जो एनपीएस हमारे देश में शुरू हुआ था, नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन स्कीम कब शुरू हुई थी? एनपीएस बोलते हैं इसको, नेशनल पेंशन स्कीम, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम कब शुरू हुई थी? एनपीएस कब शुरू हुआ था? तो एनपीएस शुरू हुआ था 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था। 1 जनवरी 2004 को क्या हुआ था ये? 1 जनवरी 2004 को ये आपका लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था। बहुत बढ़िया, 2004 को लागू हुआ था, बहुत शानदार। एनपीएस 2004 सही आंसर आया। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? एक स्वयं योजना चल रही है स्किल इंडिया के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अधिगम समानता के लिए, यही सही होगा। शिक्षा का अधिगम समानता और गुणवत्ता के लिए ये शुरू की गई थी आपका, ठीक है। कब शुरू हुई थी स्वयं योजना? तो आप याद रखना, ये शुरू हुई थी आपका 15 जुलाई 2015 को, 15 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुई थी? डिजिटल इंडिया शुरू हुई थी 1 जुलाई 2015 को। कब? 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी, ठीक है, 1 जुलाई 2015 को। और इसका जो टारगेट रखा गया शिक्षा का अधिगम समानता और गुणवत्ता, ये कब शुरू हुआ आपका? 15 जुलाई, सॉरी 15 जुलाई नहीं था, 15 जुलाई नहीं था, 9 जुलाई था, 9 जुलाई, ये तो 2017 में शुरू हुई। 9 जुलाई 2017 को शुरू हुई थी, 9 जुलाई 2017 को ये शुरू हुई थी, 9 जुलाई 2017 को। ओके, ये बात याद रखना, 9 जुलाई 2017। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़ों में गर्म रखते हैं। 9 जुलाई होगा, एकदम से सही है, 9 जुलाई होगा साथी, ठीक कहा आपने, ठाकुर वाणी ने सही आंसर दिया। ऊनी कपड़े हमारे शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, बिल्कुल ठीक बात है, ऊन ऊष्मा का क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। देखो, अगर सुचालक कोई भी चीज़ जब होती है, जब इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाते हैं? प्रेजेंट हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, ये बात याद रखना, एक कॉमन क्वेश्चन हो गया। इनमें से किस विलियन का पीएच मान सबसे कम होता है? पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म लिखें पहले तो, पीएच का फुल फॉर्म लिखें। पीएच स्टैंड्स फॉर, पीएच स्टैंड्स फॉर आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलोगे? या इसको कई बार पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है, पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन। किसने बनाया था पीएच स्केल? पीएच स्केल किसने बनाया था? तो जो पीएच स्केल था साथी, वो बनाया था आपका सोरेनसेन ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा सोरेनसेन ने इसको किस ईयर में बनाया था? तो सोरेनसेन ने इसको बनाया था 1909 में, 1909 में। लार, जो भोजन से पहले, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? भोजन से पहले इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4, और भोजन के बाद में इसका पीएच वैल्यू हो जाता है 5.8। यानी कि जब सुबह आप सो के उठोगे तो आपका, सुबह जब आप सो के उठोगे तो क्या बोलेंगे उसको? आपकी जो साथी सलाइवा है वो कैसा होगा? क्षारीय होगा, 7 से ज़्यादा क्षारीय, इसीलिए उसको कहते हैं आंख पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। कॉफ़ी, कॉफ़ी का पीएच वैल्यू कितना होता है? ये एसिडिक होती है, 6.0 होता है। टमाटर का आपका 4 के आसपास होता है, 4.5 याद रख लो टमाटर का जूस। तो सबसे कम किस में हो जाएगा? टमाटर में हो जाएगा।
आप मुझे बताओ, जो मरीन वाटर होता है, जो समुद्री जल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का आपका 8.5 होता है, 8.5 होता है, ठीक है। ब्लड का बताओ, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4, यानी कि क्षारीय होता है आपका। तो आपका मुझे बताओ, आप मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है आपका? 6.0 होता है। कितना होता है? 6.0 होगा इसका आपका। दूध का बताओ, दूध का कितना होता है? तो 6.4 होगा, 6.4। सिरका, टू एसिडिक होता है। सिरका, क्या बोलोगे? सिरका, एसिटिक अम्ल जिसको हम कहते हैं, ये 2.4 से लेकर के 3 तक इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, प्योर वाटर अगर हो जाए, शुद्ध जल कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका एकदम परफेक्ट 7 पे, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाए। और जो टीयर होते हैं, आंख का जो आंसू होगा, इसमें पिक्रिक एसिड होता है, तो 7.4 होता है इसका। अच्छा मुझे बताओ, 14 पीएच वैल्यू किसकी होती है? सबसे ज्यादा पीएच मान, क्योंकि HCl सबसे कम पे आता है, HNO3 भी कम पे आ जाता है आपका। सबसे ज्यादा पीएच, अगर पीएच में 14 की बात करूं, ये किसका होता है? तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? NaOH का होता है, NaOH का। अब हम लोग इनो पीते हैं, इनो, इनो उसको बोलते हैं, क्या होता है उसमें आपका? क्षारीय होता है। पेट के, पेट में क्या होता है? एसिड होता है, HCl होता है, तो अम्लीयता को घटाने के लिए हम क्षारीय, ताकि न्यूट्रल हो जाए, आराम मिल जाए। तो जो हमारा इनो होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ये भी 10.5 के आसपास होता है, याद रखना। इनो का क्या होता है आपका? 10.5 के आसपास होता है, 10, इसी के नजदीक में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। ओके, नेक्स्ट। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसके लिए जाना जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर को डीएनए के पृथक्करण के लिए, ठीक है। इसी की याद में, हमको याद है ना, आपको क्या मनते हैं? रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस, क्योंकि इनका जन्म हुआ था कब आपका? 14 जून को, 14 जून को इनका जन्म हुआ है। और इसी दिन हम आपका वर्ल्ड वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। डीएनए के लिए, रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए, हाँ जी, किस वर्ष में की थी इन्होंने ये वर्गीकरण की खोज? ये की थी इन्होंने 1900 में। आजकल याद रखना, एसएससी खोज का नाम खोजकर्ता से ज्यादा जरूरी वर्ष पूछता है दोस्त, वर्ष पूछता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, ये क्या होता है? ये आपका न्यूरोलॉजी में होता है। तो इन्होंने रक्त समूह का वर्गीकरण किया किसमें? ABO, ठीक है, इसमें किया था। AB को क्या कहते हैं? AB जो होता है वो साथी सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही, यानी किसी का भी ब्लड आप इसको दे सकते हैं। और आपका O, ये क्या होता है? सर्वदाता, ये सबको डोनेट कर सकता है। O क्या होता है? सर्वदाता होता है, O सर्वदाता होता है। जैसे रक्त समूह का वर्गीकरण है, ऐसे ही आता है आपका ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण, वो किसने दिया था? रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता कौन है? रक्त परिसंचरण की खोज की थी आपका, वो की थी विलियम हार्वे ने। किस ईयर में की थी? विलियम हार्वे ने किस ईयर में खोज की थी? तो विलियम हार्वे की खोज है 1628 की। किसके लिए? ब्लड सर्कुलेशन के लिए। किसके लिए? ब्लड सर्कुलेशन को 1628 में विलियम हार्वे के द्वारा खोजा गया। धमनियां रक्त का वहन करती हैं, जो कि भरी होती हैं। धमनियों के बारे में हमने आपको बताया, धमनियां किससे भरी होती हैं? ऑक्सीजन से भरी होती है, हमेशा क्या बोलोगे? ऑक्सीजन से भरी होती हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? हृदय से लेके जाती हैं और धम से कहाँ पहुंचाती हैं? उसको अंगों तक पहुंचाती हैं, अंगों तक। बाकी इनमें क्या आप सोचेगा? अंगों तक जाएगा तो शुद्ध रक्त, लेकिन एक ऐसी थी जिसमें मैंने बताया था अशुद्ध रक्त बहता है। तो अशुद्ध रक्त किस में बहता है? पल्मो नरी में बहता है, पल्मो नरी में बहता है। मुझे बताओ, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे सबसे बड़ी जो साथी आर्टरी है, बिगेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होगी? तो वो है महाधमनी, महाधमनी। और महाधमनी को क्या बोलते हैं? ऑर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्टा उसको कहा जाता है, ऑर्टा। सबसे छोटी रक्तवाहिका वो केसिका होती है। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आईफा अवार्ड्स मुंबई में, जयपुर में, नई दिल्ली में, या फिर कोलकाता में? भैया जी जयपुर में हुआ है 2025 का। कहाँ पर? जयपुर में, ठीक है। और इस बार मनाई गई थी इसकी क्या? सिल्वर जुबली मनाई गई थी, सिल्वर जुबली। क्या मनाई गई थी ऐफा की? सिल्वर जुबली इसकी मनाई गई। अच्छा, पहली बार, सिल्वर का मतलब क्या हो गया? कितने वर्षों पर मनती है सिल्वर? बताओ कितने वर्षों? 25 वर्षों पर मनती है। तो यानी कि पहली बार कब मनाया गया? तो एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो पहली बार सन 2000 में, कहाँ पर? आपका लंदन में, लंदन में ये मनाया गया था आपका, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स के नाम से। और फिर आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया इस बार? सर्वश्रेष्ठ फिल्म आईफा में किसको चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है आपका लापता लेडीज को। किसको? लापता लेडीज, लापता लेडीज। कौन है इसकी निर्देशक? उन्हीं को मिला है आपका बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी। बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे आपका? तो वो रही हैं आपका किरण राव। किसके लिए? लापता लेडीज के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे? बेस्ट एक्टर के लिए किसको मिला? आपका कार्तिक आर्यन को। किसको? कार्तिक आर्यन। कौन सी मूवी के लिए भैया? भूल भुलैया थर्ड के लिए, भूल भुलैया थर्ड के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है?
बेस्ट एक्ट्रेस, यानी कि आपका क्या बोलेंगे, बेस्ट अभिनेत्री का, एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो वो भी मिला है आपका किसके, लापता लेडीज के लिए, नितांशी गोयल को। किसको? नितांशी नितांशी गोयल को मिला है। किसके लिए? लापता लेडीज के लिए। लिख लेना ये, लापता लेडीज, भूल भुलैया थर्ड, किरण राव, लापता लेडीज, लापता लेडीज के लिए। किसके लिए? लापता लेडीज के लिए ये मिला, लापता लेडीज के लिए। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा, जो नेशनल फिल्म अवार्ड है हमारे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वो कब शुरू हुए थे? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एसएससी कई बार इसको पूछती है, तो आप बोलेंगे 1954 में ये शुरुआत हुई थी, 1954 में ये शुरुआत हुई थी। और अभी हाल ही में कौन से दिए गए? 70वें दिए गए हैं। और इसमें साथ ही आपका जो बेस्ट फिल्म रही वो कौन सी रही थी? तो इसमें रही है आपका आट्टम। कौन सी? आट्टम को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को वो कहीं ना किसी एग्जाम में आपका नेशनल अवार्ड को जरूर पूछ लेता है, नेशनल अवार्ड को। और साथ ही आज कवर पेज आपका तैयार हो चुका है जीएस बुक का। आज उसमें मैक्सिमम काम हो चुका है, अभी मैं सिर्फ उसकी प्रस्तावना आज लिखूंगा, है ना। किताब आपकी लगभग रेडी है, चीयर अप करिए उस चीज के लिए। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता? किसने जीता? बोलेंगे अभी फटाफट से। सारे लोग बोले हाँ, थ्योरी बुक है, बिल्कुल थ्योरी बुक है, एकदम कंप्लीट थ्योरी। सारे सब्जेक्ट उसमें, कंप्यूटर से लेकर के आपका स्टैटिक जीके, आपका हिस्ट्री, आपका मतलब जबरदस्त है वो। बोलो भाई। सर, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, तुम भी तो मेहनत करते हो यार उतनी देर, बस आप बैठे हो मैं खड़ा हूँ, इतना अंतर है, और कुछ नहीं है ना। वो मेहनत आप भी करते हैं, और जब आप सफल हो जाएंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे, और आपकी वजह से हमें बहुत कुछ मिलता है और मिला है आपसे पहले, तो उतनी मेहनत दोस्त बनती है ना, बनती है उतनी। बताओ जी, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता? वी नारायण, एस शंकरन, प्रणब वेंकटेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने जीता है? आपका प्रणब वेंकटेश ने जीता विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025। अभी रिसेंट में मुझे बताओ, ये आपका महिलाओं में किसने जीता? ये तो प्रणब वेंकटेश हो गया। और महिलाओं में जीता ये रूस की थी अन्ना सुखमन। क्या? अन्ना ने जीता, जो कहाँ की है? आपका रूस की है, रूस की है, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, एक मुझे बताओ आप फटाफट से, अभी 86वें ग्रांड मास्टर मैंने आपको बताए थे, 86वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? आपका एल आर हरी बने हैं, एल आर हरी बने हैं, याद रखना, एल आर हरी। और अभी याद रखो, इंडियन ओपन स्क्वैश, इंडियन ओपन स्क्वैश, इंडियन ओपन स्क्वैश आपका वो साथी जो 2000 क्या बोलेंगे 2025 में कौन किसने जीता है? तो ये महिला का जीता है आपका अनाहत सिंह ने। किसने? महिलाओं का जीता है अनाहत सिंह ने। और कहाँ की अनाहत सिंह? ये आपका अनाहत सिंह भैया, ये आपका इंडिया की हैं, इंडिया की हैं, याद रखना, इंडिया की हैं। अभी वीडियो देखा डी गुकेश का, उन्होंने किसको? मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। तो देखा ना, हाथ कांप रहे थे, हाथ ऐसे। किसके? इसके हाथ कांप रहे थे, डी गुकेश के। अब ये तुमको बोलते ना कि ऐसे, मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ ना कि जो डर है वो स्वाभाविक है, जो मेहनत करेगा वो डरेगा। तो नर्वसनेस आती है लाइफ में, आपको डर लगता है थोड़ा सा, यार कल होगा नहीं होगा, ये होता है, ये स्वाभाविक है, मनुष्यों के साथ में ये होता है, आप रोबोट नहीं है। इसकी दवाई बांटते हुए जो कोई भी फिरेगा कि नहीं ये वीडियो देख लो डर खत्म हो जाएगा, जिंदगी डर खत्म हो, दूर जाना है आपको उन सब लोगों से। आपको अवेयर होना है, जागरूक होना है, तुमको ये कहना है कि नहीं, मैं अगर किसी पाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ तो ये चीज़ें जितने भी आपका विकार हैं या कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं, ये उत्पन्न होते हैं। बस मुझे तो फाइट करते रहना है, और आपका लास्ट में जानित शिखर तक पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है। उसके बीच में जो कुछ होगा वो होगा ही, ठीक है। डर लगेगा आपका, वो स्वाभाविक है, लगना भी चाहिए, मेहनत करते हैं तो, आप मनुष्य हैं ना, तो लगेगा। चिंता है भैया, चिंता बहुत होती है, तो होती है, सबको होती है भैया, याद किया हो भूल जाता हूँ, आप मनुष्य हो, भूल जाते हो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, फिर से पढ़ेंगे, फिर से उठ खड़े होंगे। बात यही है कि चलते रहना है, चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और अंतिम रूप से पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे दोस्त, है ना। क्योंकि याद रख लेना, या तो नींदें पूरी होंगी, या तो नींदें पूरी होंगी या पूरे होंगे सपने, या तो नींदें पूरी होंगी या पूरे होंगे सपने, या तो रूठेगी ये दुनिया या खुश होंगे अपने। ये बात याद रख लेना, बस इसके लिए मेहनत करनी है और बढ़ते चलना है। ओके, आगे आओ नेक्स्ट।
हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में, 2025 की लिस्ट में साथी किसका, भारतीय का नाम शामिल है? अरुंधति रॉय का, झूलन गोस्वामी का, पूर्णिमा देवी बर्मन का। किसके लिए जाना गया इनको? क्योंकि इनको मिला था साथी आपका विटली अवार्ड। बता सकते हो विटली अवार्ड किस एरिया में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? विटली अवार्ड इनको मिला 2024 का। और साथ ही ये भारत में एक आर्मी चलाती हैं आपका, हरगिला आर्मी। किसके लिए? पर्यावरण के लिए। हरगिला आर्मी की संस्थापक हैं ये। किसकी? हरगिला आर्मी की ये आपका संस्थापक है, संस्थापक है। किस प्रदेश से इनका संबंध है? तो याद रख लेना, इनका संबंध है भैया आपका असम से, असम से, ठीक है, असम से, ठीक है, असम से। टाइम मैगजीन आप जानते हो प्रतिष्ठित लोगों को छापती है, और टाइम मैगजीन की शुरुआत हुई थी 1923 में। किस शहर से है ये? न्यूयॉर्क शहर से इसका संबंध है। टाइम मैगजीन का संबंध किससे है बताओ? न्यूयॉर्क शहर से इसका संबंध है। और हेनरी लूस ने इसको शुरू किया था। किसने? हेनरी हेनरी लूस ने शुरू किया था। हेनरी लूस ने, दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन में से एक मानी जाती है ये। ओके, ये बात आपको याद रख लेना, ठीक है। और आपका वुमेन ऑफ द ईयर, हाँ एक क्वेश्चन और बता सकते हो आप मुझे, वुमेन ऑफ द ईयर से याद आता है हमें बीबीसी इंडियन, बीबीसी इंडियन, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्समैन वुमेन, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर ये किसको दिया गया और किस खेल के लिए दिया गया है? ये बताओ भैया। ये मनु भाकर को दिया गया, मनु भाकर को। और कौन से खेल के लिए? तो शूटिंग के लिए, सब जानते हैं। क्योंकि इस बार ये क्यों छाई थी? एक ही ओलंपिक में दो, एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने के लिए इनको जाना गया था। अच्छा, यही कैटेगरी पैरा में किसको दिया गया? पैरा में, तो पैरा में ये दिया गया अवनी लेखरा को। किसको? अवनी, अवनी लेखरा को ये दिया गया, अवनी लेखरा को। ओके। एक लॉरियंस पुरस्कार मिलता है आप जानते हैं स्पोर्ट्स में, लॉरियंस, वो किसको दिया गया है? लॉरियंस स्पोर्ट्स वुमेन किसको दिया गया है? लॉरियंस स्पोर्ट्स वुमेन, लॉरियंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर ये किसको मिला है? 2025 की बात कर रहे हैं बच्चे, हम 2025 की बात कर रहे हैं, ये भी 2025 की बात हम कर रहे हैं। तो ये मिला है सीमोन बाइल्स को, सीमोन बाइल्स को मिला है, सीमोन बाइल्स को मिला है, जो कहाँ की खिलाड़ी है? यूएसए की। बताइए किस किस गेम से इनका संबंध है? किस गेम से इनका संबंध है? जैसे हमने आपसे पूछा विटली अवार्ड है 2024 का, तो ऐसे ही आपको होमवर्क देंगे इसी से, अभी रिसेंट का। विटली गोल्ड अवार्ड 2025 किसे मिला है, ये आपका होमवर्क है। और आप साथी इसमें आप प्रतिबद्ध रहिए इस बात को लेकर के कि भैया अनुशासन का पालन करते हुए हम तैयारी को आगे बढ़ते रहेंगे, एक जागरूक छात्र की तरह चलते रहेंगे। भविष्य जो बेकार की आपका लुभावनी चीज़ें हैं वो हमको कभी भी आपका अपनी तरफ नहीं लुभाएंगी, और हम उनकी तरफ कभी जाएंगे भी तो बहुत जल्दी वापस लौट आएंगे, है ना। कोई चीज़ हमको हमारे मकसद से हिला नहीं सकती। और बाकी हम जागरूक रह के सभी चीज़ों का एक बैलेंस बना के, एक संतुलन बना के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद के ऊपर भरोसा करना। जब आप कमज़ोर हों तो खुद से भरोसा ज़रूर करना दोस्त, और आगे बढ़ते रहना। यही आपसे उम्मीदें हैं और आप ये करके दिखाओगे। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। थैंक यू, नमस्ते। और होमवर्क का आंसर लिखना कभी मत भूला करो। टेक केयर।